निवेदन करूंगा। हालांकि कवियों को ही हास्य की कविताओं पर हंसाना थोड़ा कठिन कार्य है और 80% कवि हैं। इस समय इतना ही दुर्गम है जैसे वर्तमान में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए और थोड़ा हंसना, हंसाना, मुस्कुराना, ठहाके लगाना भी। एक बार जोरदार तालियां अवनीश भैया हैं और थोड़ा आनंद वर्षा करें। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सारे कवि बैठे हैं। अभी जैसे ईशान कह रहा था कि पीछे तक की तालियां खुले हैं और ये सब, वो मैं जानता हूँ कि कोई नहीं बजाएगा, सब कवि हैं सामने। दिक्कत जी। आप सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श। मुझसे जो भी बड़े हैं, आदरणीय बाबूजी बैठे हुए हैं, दीदी बैठी हुई हैं, सभी मुझसे बड़े हैं। और संदीप सर जी बैठे हुए हैं, पहली बार टीवी पर यही ले गए मुझे। दुर्गेश बैठा हुआ है, रजनी, अवनी, सभी लोग। मैं बस इस बात का, और रसिक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और आप जिस तरह से नौजवानों को, नए नए कवियों को मौका दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो एक डायरेक्शन दे रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वरना नए कवियों को गुमराह करने वाले भी कम नहीं हैं। मैंने जब नया नया कवि बन रहा था कुशल, तो एक से पूछा मैंने कि कवि बनना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो बोला कि 2 ऐसी जैकेट खरीदो, सबसे पहले, और फेसबुक पे नाम के आगे कवि लगाओ, आधा काम तो हो गया। फिर बोला कि किसी को गुरु बनाओ। तो मैंने, गुरु तो मेरे पास है। बोला कौन? हमने कहा अनिरुद्धाचार्य। तो बोला अरे ऐसे नहीं, बड़े कवि को बनाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने बड़े कवि को वैसे जानता नहीं हूँ, लेकिन सबको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। तो बोले अरे नहीं, बड़े कवि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। तो मैंने कहा ये बात तो शायद सही होगी, मेरे दिमाग में बैठी थी ये बात। तो मैंने सबको भेज दी, जितने लोग थे। हाँ, और मुझे पता चला कि सब, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करी, सब बड़े कवि निकले। बहुत अच्छे। बस केवल अनिल भाई साहब ने की थी, अनिल अग्रवंशी जी ने। हाँ, तो मेरे दिमाग में वही बात बैठी। अब उन्होंने 10 मिनट में कर ली, तो मुझे लगा ये बड़े कवि नहीं है। हाँ, ये हो जाता। तो मैंने उन्हें अनफ्रेंड कर दिया। जब बाद में पता चला तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट दोबारा भेजी। ये देखो, दिक्कतें होती हैं इस तरीके की। मैं नहीं, जैसे आपने पूछा, मैंने भी कवियों से पूछा, मैंने कहा बड़ा कवि बनना है, तो उन्होंने कहा कि फिर बड़े कवियों को पढ़ो। फिर मैंने कहा मैंने तो बहुतों को पढ़ा। अभी तो पता, मैंने एक होली के प्रोग्राम में, होली मिलन समारोह में, तो उन्होंने, एक दादा थे वरिष्ठ कवि, उन्होंने 7-8 सवैया, 5-6 छंद और फिर 3 गीत। कुशल एक वरिष्ठ कवि थे हमारे इटावा में, तो उन्होंने 5-6 सवैया, 7-8 घनाक्षरी, फिर 3 गीत, सब होली पे। तो हमने लास्ट में अड़के उनसे पूछ ही लिया, हमने दादा होली भी खेली थी कि गीत ही लिखते रहे पूरे टाइम? इतना ज़्यादा नहीं, जैसे वही बात यहाँ पे चलेगी 5-5 मिनट लगातार। और जिस तरीके से दीदी ने तो मतलब श्रृंगार भी पढ़ा एकदम से। वो कह रही थी कि इश्क में क्या रखा है, इश्क से क्या मिलता है। वास्तव में कुछ नहीं रखा है, इश्क आजकल खुद नीले ड्रम में मिल रहा है। कुछ नहीं रखा है ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने काव्य पाठ की। सबसे पहले जैसा बताया, लपेटे में नेताजी में मैं आता हूँ, एक वानगी दे देता हूँ, बाकी काव्य पाठ करूँगा। दिल्ली में हूँ, दिल्ली में ही यहीं से शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हार गए। अब क्या हुआ कि इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी जगह आतिशी को बना दिया। अब क्या हुआ कि वो पुराने घर पहुंचे। पुराने घर में एक घटना घटी, उसी से आपको जोड़ता हूं, सुनिए। सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद की सफाई करवाएंगे। तो अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। तो फोन करके बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। अन्ना जी का जवाब सुनना। फोन करके बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। तो अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति पर फिर भी कुछ सुनाऊंगा मैं। दरअसल क्या है कि जो शिक्षा की बातें कर रहे हैं कि कविता में क्या क्या ताकत होती है ना। इसने कहा था कि वीर रस और बीभत्स रस अलग अलग होता है। बीभत्स रस क्या होता है, मैं एक कविता सुनाऊंगा इस पे भी, है ना। रही बात ये कि कविता से संस्कार मिलते हैं, लेकिन दिक्कत आजकल सबसे बड़ी है कि कविता, वो संस्कार और शिष्टाचार के नाम पर हम आज केवल और केवल अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
कोई भी बात हो, जरा से बच्चे को मतलब वही आपने देखा भी होगा, इस तरीके के वो करती हैं, नो नो बेटा नो, मम्मी छोटे बच्चों को डांटती है ना। अब होता क्या है, दिक्कत उसमें आती है कि जब होते सब छोटे गांव से ही, कस्बों से ही हैं, फिर क्या होता है कि देसीपन आ जाता है उसमें कभी कभी। इंग्लिश बोलते बोलते जैसे पेंसिल टूट गई, सिंपल सी बात, आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो बेटा नो, वो पेंसिल ब्रेक हो गई, है ना। अब क्या हुआ, देसीपन आया बीच में। अब क्या बात हुई, ओ पेंसिल ब्रेक हो गई, लो बेटा शार्प ना लो, ज्यादा शार्प नहीं करना, नुक टूट जाएगी, है ना। इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। एक बोली मम्मी कि बेटा हैंड धो लो, हैंड धो के टोटी क्लोज कर देना, हाँ, वरना फ्लोर रपटना हो जाएगा, हाँ, और रपट गए तो बोन हेड वन हो जाएंगी, हड्डी पसली टूट के एक हो जाएगी तो वन हो जाएगी। ये तो स्थितियां चल रही हैं। और रही बात, जैसे कहा भी जाता है, अधिकतर हास्य क्या घर से ही निकलता है, और जो महिलाएं हैं उन पर भी कई बार अपनी पत्नियों पर लोग लिखते हैं। ब्यूटी पार्लर पे मैंने एक छंद लिखा, वो आपके सामने रख देता हूँ, सुनिए। जरूरी ना हो तो भी इन्हें ब्यूटी पार्लर जाना ही है, पतियों का खर्चा बैठे ठाले करवाती हैं, और कभी कभी देख कर हंसी रोके ना रुकाए, बालों के डिजाइन भी निराले करवाती हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन देखना क्या हो रहा है पार्लर में, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 2 एक्सपेरिमेंट में सुना देता हूं। कभी कभी देख कर हंसी रोके ना रुकाए, बालों के डिजाइन भी निराले बालों के डिजाइन भी निराले करवाती हैं, अच्छे खासे काले बाल लाल पीले करवाएं, और लाल पीले बाल फिर काले करवाती हैं, और घुंघराले बाल हो तो सीधे करवाती हैं, और सीधे बाल हो तो घुंघराले करवाती हैं। पत्नियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मांग बहुत करती हैं, कभी ये मांगना, कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड। मैंने एक बाबूजी छंद लिखा, और थोड़ा रंग आ ही जाता है जिस तरीके का मैं लिखता हूँ अधिकतर, कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए पत्नी ये मांग करें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए पत्नी ये मांग करें, दिल से तो बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता, और कभी कभी सोचता हूँ थाने में चला मैं जाऊं, पति हूं इसीलिए रिपोर्ट नहीं करता, और शांति बनी रहे ये सोच कर चुप हूं मैं, वरना ये नखरे अफोर्ड नहीं करता। और प्रयोग के लिए तालियां उठें आपकी। शांति बनी रहे ये सोच कर चुप हूं मैं, वरना ये नखरे अफोर्ड नहीं करता, पर अब सोचता हूं कुछ तो करना पड़ेगा, इतनी तो मांगे वक्फ बोर्ड नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बड़े बड़े कवि बैठे, मुझे अभी एक चीज़ और सीखनी, मैंने इसे भी बताया। परसों पप्पन सिद्दीकी जी का प्रोग्राम था, उसमें मैंने ये सुना दी, अच्छा खासा जम रहा था, एकदम से शांति छा गई। ये भी अभी बड़े कवियों से सीखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि राजनीति की बात करी तो मैं राजनीति पर ही अधिकतर सुनाता हूँ। हाँ, एक कविता इसकी सुना दूँ मैं, बीभत्स वाली, ये इसने कहा है। बीभत्स में बहुत कम लिखा जाता, मैं सुना देता हूँ। दरअसल है क्या कि मेरी पत्नी को भी गोलगप्पे बहुत पसंद थे, तो उसमें मतलब रोज डिमांड वही, तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी कि आज के बाद जब भी मतलब गोलगप्पे खाती है तो या तो 1-2 खाती है या बिल्कुल खाती नहीं। यहाँ पर कविताएं बैठी होंगी, आप सबको पसंद होंगे। आज के बाद जब भी खाओगी मेरी कविता और मेरा नाम याद रहेगा आपको। सुनिए, 1 मिनट की पंक्ति है, 60वें सेकंड पे आपको हंसी आएगी। हाँ, स्वागत। बस फिर बहुत बढ़िया, आज बहुत कम खाए जाएंगे। सुनिए, 4 लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम, इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसे चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, वो अक्सर चमचा चलाते रहते हैं। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा, इसे और तीखा ना बनाइए। तो एक तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहां मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूं उस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है पानी में, चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। भाई वाह 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 वाह। हाँ, ये देखिए आदत की बात है, और आदत तो भाई हर जगह की। मोबाइल की आजकल बहुत मुंह क्या बना रही हो आप, कोई बात नहीं, इसमें बात चलाई मुझे एकदम से याद आ गई, मैं ये सुना चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ और पानी ले आओ भैया। गोलगप्पे का पानी तो नहीं है? नहीं। हाँ, अभी पट्टी गिरी है उसमें, देखो जाके।
नहीं, चलिए हाँ। मैं थोड़ा सा अब राजनीति पर और सुना देता हाँ, हूँ, बहुत स्वागत जल्दी, भैया, समय मैं स्वागत बहुत भैया। कम लूंगा, वरना पीछे वाले थोड़ा सा वैसा करने लगते हैं, बाद में पता चले समय यात्रा तो आगे हो की गया सही। पूरा आपका। हो गया। चलिए मैं सुनिए, अभी की हालात देखिए। शाहजहां बोला चलो अब वापस चलते हैं। पिछले महीने समय बात चली कि तेज महल है और ये खुदाई भी चल रही थी, आपने देखा होगा। तो शाहजहां तक भी उड़ते उड़ते खबर पहुंची, शाहजहां और मुमताज के बीच में क्या बातचीत हुई। शाहजहां बोला चलो अब वापस चलते हैं, आगरा में ही तो जहां पना अकबर है। तो मुमताज बोली आगरा से मन भर गया है, आसपास देखो कौन कौन से नगर हैं। तो शाहजहां बोला सबसे पास में है मथुरा, वहां बनवाएंगे अच्छी सी कब्र है, वहां बनवाएंगे अच्छी सी कब्र है। तो मुमताज बोली ऐसी गलती मत कर देना, अयोध्या के बाद मथुरा का ही नंबर है। और जैसा मैं इटावा से आता हूं, एक छंद और आखिरी सुना देता हूं। स्वागत। इटावा में भतीजावाद कल्चर बहुत है। शिवपाल सिंह जी के साथ वो फोटो खिंचा लेते हैं और उसके बाद अपने आप को चाचा जी का सगा भतीजा बताते हैं, है ना। ज्यादा भूमिका नहीं, मैं सिंपल सा बता देता हूं। ऐसे ही दो भतीजे आपस में मिले, उनके बीच में क्या बातचीत हुई। 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है, चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या, बाइक पे ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं, तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी। वाह 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 वाह।